आयरन मैन 2 के अंत में हमें दिखाया जाता है कि मेक्सिको के बीहड़ में थॉर का हथौड़ा पड़ा है। इस कहानी में हमें पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ था कि थॉर का हथौड़ा धरती पर आकर गिरा। इस कहानी की शुरुआत में जेन फॉस्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक वैज्ञानिक है। वो अपनी टीम के साथ होती है और तभी उन्हें आसमान में चमकती हुई बिजलियां दिखाई देती है। और जब उनकी गाड़ी एक बाउंडर से होकर गुजरती है, तभी उनकी गाड़ी से एक आदमी टकराता है। वो बाहर आकर देखते हैं तो उस आदमी ने कोई कपड़े नहीं पहने होते। वो उसे कपड़े देते हैं और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि थॉर होता है। यहाँ से कहानी जाती है 21वीं शताब्दी से सीधा 10वीं शताब्दी में, जहां पर कुछ फ्रॉस्ट जाइंट्स को दिखाया जाता है जो धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। ये फ्रॉस्ट जाइंट्स योथनहाइम प्लेनेट से यहाँ पर आए हैं। दरअसल इस पूरी कहानी में 9 अलग अलग दुनियाएं दिखाई गई हैं। जिस तरह से हम 9 ग्रहों के बारे में जानते हैं, उसी तरह से इस दुनिया में भी 9 अलग दुनियाएं यानी कि 9 अलग ग्रह हैं, जिसमें से एक योथमहाइम भी है। योथमहाइम का राजा बाकी 8 दुनियाओं पर, 8 ग्रहों पर अपना कब्जा करना चाहता है, जिसकी शुरुआत वो अर्थ से करता है। यहाँ पर अर्थ को मिडगार्ड के नाम से जाना जाता है, पर इससे पहले कि वो अर्थ पर अपना कब्जा करते, उनसे मुकाबला करने के लिए एसगार्ड के राजा आ जाते हैं। एसगार्ड इन 9 प्लेनेट्स में सबसे शक्तिशाली है, जहां के लोग हजारों साल तक जीते हैं और अर्थ के लोग इन्हें देवता मानते हैं। अब यहाँ पर जो एसगार्ड के राजा है, जिनका नाम ओडिन है, उनके बीच में और योथनहाइम के राजा जिसका नाम लोफी है, उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। पर एसगार्ड के राजा ओडिन इस युद्ध में जीत जाते हैं। लोफी की यानी कि फ्रॉस्ट जाइंट्स की इसमें हार होती है और इस हार के बाद लोफी को वादा करना पड़ता है कि आज के बाद वो किसी भी दूसरी दुनिया पर हमला नहीं करेगा। ओडिन यहाँ पर फ्रॉस्ट जाइंट का सबसे ताकतवर हथियार, जिसे कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स कहा जाता है, वो भी उनसे छीन लेते हैं और वापस अपनी दुनिया एसगार्ड में आ जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और कई सदियां बीत जाती है और अब वक्त आता है 21वीं शताब्दी का, वो वक्त जिस वक्त में हम लोग रहते हैं। एसगार्ड के राजा ओडिन के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम थॉर है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। उसके पास उसका एक हथियार भी है, यानी कि उसका हैमर, जिसे कहा जाता है म्योनिर। थॉर का छोटा भाई भी होता है, जिसका नाम लोकी है। हालांकि लोकी थॉर जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन लोकी जादुई कलाओं में बहुत माहिर है। आज एसगार्ड के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि यहाँ के जो राजा ओडिन है, वो अपने बड़े बेटे थॉर को यहाँ का राजा बनाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे यहाँ का राजा बनाते, एसगार्ड में कुछ फ्रॉस्ट जाइंट्स घुस जाते हैं। वो यहाँ से कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स, जो कि उनका सबसे शक्तिशाली हथियार था, जो कि ओडिन ने उनसे छीन लिया था, वो चुराने के लिए आए होते हैं। पर वो यहाँ पर इसे चुरा नहीं पाते, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा रक्षक होता है, जिसका नाम होता है डिस्ट्रॉयर, यानी कि नष्ट करने वाला। वो उनमें से कुछ फ्रॉस्ट जाइंट्स को मार देता और कुछ भाग जाते हैं। अब यहाँ पर थॉर के पिता ओडिन और उसका छोटा भाई लोकी भी आ जाते हैं। थॉर यहाँ पर फ्रॉस्ट जाइंट्स की इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो फ्रॉस्ट जाइंट्स के ग्रह योथनहाइम जाकर उन्हें सबक सिखाना चाहता है, पर उसके पिता इस बात की मंजूरी नहीं देते। पर जब उसका भाई लोकी उसे उकसाता है, तो वो लोकी और अपने कुछ दोस्तों के साथ फ्रॉस्ट जाइंट्स के ग्रह योथनहाइम पहुंच जाता है, जहां पर थॉर, लोकी और इनके जो साथी होते हैं, ये सब के सब फ्रॉस्ट जाइंट्स से लड़ते हैं। पर उनकी इतनी तादाद होती है कि ये उनके सामने टिक नहीं पाते। वो चारों तरफ से इन्हें घेर लेते हैं, पर इससे पहले कि वो इनका खात्मा करते, यहाँ पर थॉर और लोकी के पिता ओडिन आ जाते हैं और इन सब को बचाकर यहाँ से ले जाते हैं। थॉर की हरकत से उसके पिता ओडिन बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि थॉर की वजह से योटनहाइम वालों ने जो समझौता किया था कि वो कभी किसी पर हमला नहीं करेंगे, आज वो समझौता टूट चुका है। साथ ही साथ थॉर को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, इसीलिए उसके पिता उसकी सारी शक्तियां छीन लेते हैं। साथ ही साथ उसके पास जो उसका हैमर, उसका हथौड़ा होता है, वो भी छीन लेते हैं और वो ये कहते हैं कि इस हैमर को आज के बाद वही उठा पाएगा जो इसके लायक हो। ये कहने के बाद वो थॉर को और हैमर को दोनों को मिडगार्ड यानी कि अर्थ में फेंक देते हैं, जो मृतकों की दुनिया है। थॉर का म्योनिर यानी कि उसका हैमर न्यू मैक्सिको के एक बीहड़ में गिरा होता है, जबकि थॉर खुद वहां से 50 मील दूर मैक्सिको में, जहां पर वो जेन फॉस्टर को मिलता है। और यहाँ पर कहानी अब वापस प्रेजेंट में आती है। थॉर की अगली सुबह आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। ना ही उसके पास उसका हैमर है, ना ही उसकी शक्तियां हैं। वो किसी तरह से जबरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। वहीं न्यू मैक्सिको के बीहड़ में दिखाया जाता है कि थॉर के हथौड़े को देखकर लोग परेशान भी हैं और हैरान भी। कई लोग उसे उठाने की कोशिश भी करते हैं, पर उनमें से कोई भी चाहकर भी उसे हिला नहीं पाता। अब शील्ड के ऑफिसर्स को जब पता चलता है कि आसमान से यहाँ पर एक अजीब सा हैमर गिरा है, तो वो यहाँ पर आकर इस पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लेते हैं। साथ ही साथ जेन फॉस्टर, जिसकी गाड़ी से थॉर टकराया था, वो इस पूरे मामले को रिसर्च कर रही होती है
उसका मानना होता है कि दूसरी दुनिया का कोई ना कोई रास्ता है जो कि एक वार्म होल है। शील्ड के ऑफिसर्स उसकी पूरी रिसर्च को जब्त कर लेते हैं। अब थॉर को पता चल जाता है कि उसका जो हैमर है वो न्यू मैक्सिको में है और वो वहां तक पहुंचना चाहता है। जेन फोस्टर उसे अपनी गाड़ी में उस जगह तक ले जाती है। थॉर किसी तरह से उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसका म्योनिर यानी कि उसका हैमर है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है पर चाहकर भी वो उस हैमर को नहीं उठा पाता, क्योंकि उसके पिता ने कहा होता है कि इस हथौड़े को वही उठा सकता है जो इसके योग्य होगा। और थॉर अपनी योग्यता खो चुका है, यानी कि उसके अंदर जो काइंडनेस होनी चाहिए वो उसके अंदर नहीं है, इसीलिए वो इस हथौड़े को नहीं उठा पाता। थॉर समझ जाता है कि उसके पिता ने उसकी सारी शक्तियां छीन ली है। वो आकाश की तरफ दर्द से चिल्लाता है। अब यहाँ पर शील्ड के लोग आ जाते हैं और वो थॉर को गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं एसगार्ड में लोकी को दिखाया जाता है जो कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स, जो फ्रॉस्ट जाइंट का सबसे ताकतवर हथियार है, वो उसे उठाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है वो नीला होना शुरू हो जाता है, जैसे कि वो खुद भी एक फ्रॉस्ट जाइंट हो। तभी यहाँ पर लोकी के पिता यानी कि एसगार्ड के राजा ओडिन आ जाते हैं। वो लोकी को बताते हैं कि आज से कई सदियों पहले जब हम योथनहाइम ग्रह में फ्रॉस्ट जाइंट से युद्ध जीते थे, तब हम उनके मंदिर गए और उस मंदिर में हमें एक मासूम बच्चा दिखा जो कि वहां के राजा लोफी का बेटा था। हमने उस बच्चे को उठा लिया और अपने साथ ले आए और अपने बेटे की तरह पाला, यानी कि लोकी लोफी का राजा है, वो एक फ्रॉस्ट जाइंट है। ये सुनकर लोकी को बहुत दुख होता है। वो कहता है कि तुम्हारा इसके पीछे कोई मकसद होगा। ओडिन उसे कहते हैं कि मैं हमेशा से चाहता था कि तुम योथनहाइम के बीच में और एसगार्ड के बीच में शांति बहाल करोगी। ये बात सुनने के बाद लोकी को बहुत दुख होता है। वो कहता है कि तभी तुम हमेशा से थॉर को राजा बनाना चाहते थे, क्योंकि मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ। ओडिन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे बेटे हो। और ये सच भी होता है, क्योंकि ओडिन लोकी से बहुत प्यार करते हैं, वो उसे अपना बेटा मानते हैं। ओडिन की तबीयत यहाँ पर खराब होना शुरू हो जाती है। थॉर को निकालने के बाद और लोकी को सच्चाई बताने के बाद उन्हें इमोशनली बहुत ज्यादा गहरा सदमा पहुंचा होता है। इसीलिए वो ओडिन स्लीप में चले जाते हैं ताकि अपने आप को रिकवर कर सके। उनके जाने के बाद एसगार्ड का राजा लोकी बन जाता है और वो मिडगार्ड यानी धरती पर थॉर से मिलने जाता है जो अब शील्ड की कैद में है। वो थॉर को बताता है कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो तुम्हारे जाने के सदमे को नहीं झेल पाए। इससे थॉर के दिल में कहीं ना कहीं गिल्ट आ जाता है। वो लोकी से कहता है कि मैं वापस आना चाहता हूँ। लोकी उसे झूठ बोल देता है कि फ्रॉस्ट जाइंट के ग्रह योथनहाइम से हमारा इसी बात पर शांति समझौता हुआ है कि तुम अब कभी भी एसगार्ड वापस नहीं आओगी, और माँ भी ऐसा नहीं चाहती। लोकी वहां से चला जाता है और अब यहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है जिसका नाम एरिक होता है। एरिक जेन फोस्टर के साथ काम करता है। दरअसल ये उसका प्रोफेसर है। एरिक शील्ड वालों को थॉर की नकली आईडीज दिखाता है और उन्हें बताता है कि ये एक वैज्ञानिक है। हालांकि शील्ड वालों को पता चल जाता है कि ये आईडीज नकली हैं, लेकिन फिर भी वो थॉर को छोड़ देते हैं। इसके बाद ये दोनों के दोनों जेन फोस्टर के पास पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे जेन फोस्टर और थॉर की दोस्ती गहरी होना शुरू हो जाती है। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। थॉर जेन फोस्टर को अपने बारे में सब कुछ सच बता देता है कि वो एसगार्ड का राजा बनने वाला था, पर वहां पर फ्रॉस्ट जाइंट्स ने हमला किया जिस वजह से वो राजा नहीं बन पाया और अब वो धरती पर है। वहीं दूसरी तरफ लोकी को दिखाया जाता है जिसके पास अब कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक हथियार है। वो उस हथियार को लेकर हिमडाल के पास जाता है जिसके पास एक ऐसी तलवार है जिससे किसी भी दुनिया में जाया जा सकता है, पर वो उनका वफादार है, इसीलिए उनकी इजाजत के बिना किसी को भी दूसरी दुनिया में नहीं जाने दे सकता। लोकी के पास यहाँ पर जो फ्रॉस्ट जाइंट्स का कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स है वो उससे हिमडाल को जमा देता है और उसकी तलवार से सीधा वो यूटनहाइम जाता है, जहां पर वो फ्रॉस्ट जाइंट के राजा लोफी से मिलता है जो कि उसके पिता भी हैं। वो लोफी से कहता है कि तुम एसगार्ड के राजा ओडिन को मार दो, इसके बाद पूरे एसगार्ड का राजा हमेशा के लिए मैं बन जाऊंगा। बदले में मैं तुम्हें मिडगार्ड दे दूंगा, यानी कि धरती, जो लोफी हमेशा से चाहता था। इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, पर एसगार्ड में जो थॉर के दोस्त होते हैं उन्हें लोफी की सारी चाल पता चल जाती है, इसीलिए वो धरती पर जाते हैं और थॉर को सब कुछ बता देते हैं। वो उसे बता देते हैं कि तुम्हारे पिता जिंदा है, लेकिन लोकी अब उन्हें मारना चाहता है ताकि वो हमेशा के लिए एसगार्ड का राजा बन जाए। थॉर को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वहीं एसगार्ड में लोकी को पता चल चुका है कि थॉर के दोस्त उसे सब कुछ बताने के लिए चले गए, इसीलिए यहाँ पर जो डिस्ट्रॉयर होता है यानी कि नष्ट करने वाला एक शैतान, वो उसे धरती पर थॉर और उसके साथियों को मारने के लिए भेज देता है। डिस्ट्रॉयर अब धरती पर आ चुका है, उसके सामने थॉर और उसके साथी है। वो उन सब पर हमला करता है। डिस्ट्रॉयर इतना शक्तिशाली होता है कि थॉर का कोई भी साथी उसके सामने टिक नहीं पाता। थॉर अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद डिस्ट्रॉयर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए हो, इसीलिए मेरे साथियों को छोड़ दो। डिस्ट्रॉयर थॉर के ऊपर एक बहुत जोर का प्रहार करता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन अब थॉर की शक्तियां उसके अंदर वापस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने अपने
दोस्तों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जो कि एक बहुत बड़ी योग्यता है, यानी कि उसके अंदर गुण है। इसीलिए अब उसकी पावर उसके पास आ जाती है। साथ ही साथ उसका हथौड़ा जो कि न्यू मैक्सिको में होता है वो भी उसके पास आ जाता है और अब वो डिस्ट्रॉयर का मुकाबला करता है और उसे पूरी तरह से हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ एसगार्ड में दिखाया जाता है कि लोकी वहां पर लोफी को ले आया है, जो कि योथनहाइम का राजा है, ताकि वो यहाँ के राजा ओडिन को मार सके। और जब लोफी ओडिन को मारने वाला होता है तो ओडिन की आंख खुल जाती है, पर इससे पहले कि वो ओडिन को मारता, लोकी खुद लोफी को मार देता है। उसने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि ओडिन उसे अपना लायक बेटा समझे और एसगार्ड का राजा बना दे। वहीं धरती पर थॉर को दिखाया जाता है जो एसगार्ड आने की कोशिश करता है, पर हाइमदल पूरी तरह से बर्फ में जमा हुआ है, इसीलिए वो रास्ता नहीं खोल पाता। पर जब थॉर उसे आवाज देता है तो वो अपने आप को बर्फ की कैद से छुड़वा लेता है और थॉर और उसके साथियों के लिए यहाँ एसगार्ड का रास्ता खोल देता है। थॉर उस कक्ष में जाता है जहाँ पर लोकी है। लोकी और थॉर के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ पर लोकी का अगला प्लान ये होता है कि वो योथनहाइम के सभी फ्रॉस्ट जाइंट्स को मार दे, ताकि उसके पिता ओडिन उसे अपना लायक बेटा समझे और उसे एसगार्ड का राजा बना दे। लोकी अब बाइफ्रोस्ट ब्रिज के जरिए योथनहाइम पर हमला कर देता है, पर थॉर उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो बदल चुका है। वो जानता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। लोकी उसकी बात नहीं सुनता, इसीलिए थॉर अपने हथौड़े से ब्रिज पर वार करना शुरू कर देता है, जिससे ब्रिज टूट जाता है। और ब्रिज टूटने के बाद थॉर लोकी दोनों के दोनों वहां पर लटक जाते हैं। नीचे ऐसी अंधेरी खाई होती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। ये दोनों नीचे गिर रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पर राजा ओडिन आ जाते हैं जो नींद से जाग गए होते हैं। वो थॉर को पकड़ लेते हैं और थॉर को पकड़कर लोकी भी लटका होता है। लोकी अपने पिता ओडिन को कहता है कि मैं कर सकता था पिताजी, आपके लिए, हम सब के लिए। उसके पिता ओडिन कहते हैं कि नहीं। लोकी समझ जाता है कि उसके पिता उसकी पूरी चाल समझ गए हैं, इसीलिए लोकी के चेहरे के भाव बदलना शुरू हो जाते हैं। थॉर समझ जाता है कि वो उसे छोड़ने वाला है। वो लोकी को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन लोकी उसे छोड़ देता है और अंधेरी की दुनिया में कहीं खो जाता है। यहाँ एसगार्ड में अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो चुका है। एसगार्ड के राजा ओडिन अपने बेटे थॉर को राजा बनाना चाहते हैं, पर थॉर मना कर देता है। वो कहता है कि अभी सही वक्त नहीं आया। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी खत्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर एरिक, जिन्होंने थॉर के नकली आईडीज बनाकर उसे शील्ड से छुड़वाया था, शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी उन्हें बुलाते हैं और एक क्यूब दिखाते हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। वो कहते हैं कि हो सकता है कि बहुत पावरफुल चीज हो, हम चाहते हैं कि आप इस पर स्टडी करें। और तभी हमें यहाँ पर लोकी की छाया भी दिखाई जाती है जो पूरी तरह से इनविजिबल है, यानी कि उसे शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी नहीं देख सकते। और वो डॉक्टर एरिक को अपने वश में करके उन्हें इस काम के लिए मना लेता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ये क्यूब बहुत पावरफुल है और लोकी को भी इसकी जरूरत है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी ईयर 2011 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7। इस मूवी का बजट था $150 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $449.3 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।